नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमरीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। दर्शकों, काकरोचों का जंतर मंतर और पूरी दिल्ली में जो तांडव, उत्पात, अराजकता, हिंसा, लूटपाट, गाड़ियां तोड़ना, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, ये सारी घटना के बाद अब बात आ गई कि इन अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं होगी। पहले दिन से जब जंतर मंतर पर यह हुआ, एक परसेप्शन बना और खासतौर से राष्ट्रवादियों में भी ये परसेप्शन बना। विपक्ष तो कहता ही है कि सरकार फेल है, लेकिन राष्ट्रवादी समर्थकों में ये एक भाव आया कि साहब हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार झुक गई। मैंने परसों एक अपडेट आपको दिया था कि कार्रवाई होगी और जरूर होगी। कल दिन भर डेवलपमेंट्स थे और चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाना था, परसों के वीडियो को आपने बहुत स्नेह दिया, तो आज जरा टेक्निकल बातें, तकनीकी बातें, लीगल बातें और प्रशासनिक लहजे से इसमें क्या अब आगे होने जा रहा है या होगा, ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा 10, 12, 14 मिनट में। सौरभ दास, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये कथित सीजेपी का कथित प्रवक्ता, उसने एक बाइट दी। वो बाइट आपने सुनी भी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार उसको आप और सुन लें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो सुनते हैं ये कहता क्या है, ये क्या कह रहा है, ये आपसे। कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से, उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। आपने सुना, ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम नहीं मानेंगे। चलिए ठीक है, क्या ऐसा संभव है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये नहीं माने? ये कहता है कि सभी के सभी एफआईआर जो दर्ज हैं वो वापस हो, एक भी नई एफआईआर दर्ज ना हो, यानी इसका कुल कहना यह है कि कोई कार्रवाई नहीं हो। लेकिन टेक्निकली, लीगली और प्रशासनिक लहजे से क्या संभव है? ये कहता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो सरकार ने, यानी जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कहा। क्या उसमें कौन सी सच्चाई है? और दरअसल मुंह से लफाजी करने और फाइलों, कचहरी और पुलिस थाने और प्रशासनिक कार्रवाइयों के बीच में फर्क क्या है? एफआईआर 10 से 12 एफआईआर ऑलरेडी दर्ज होने की बात स्वीकार कर चुका है, जो कि इसकी मंडली पर लगा है, भीड़ पे नहीं। अब दिल्ली पुलिस ने जो जानकारियां इकट्ठा की हैं उसके आधार पर अगर हम सब देखें तो दिल्ली पुलिस ने कुल मिला के 2873 ऐसे व्यक्तियों की पहचान की है जो गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। इनमें से कौन? इनमें से 989 ऐसे हैं जिनके खिलाफ पहले से ही बेहद गंभीर धाराएं, अपराध, इनके मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 101 लोगों पर हत्या का मुकदमा है, 284 पर डकैती और लूटपाट का मुकदमा है, हत्या का प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर 62 लोगों पर है, 229 लोगों पर आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, रेप, बलात्कार के 61 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है इनमें से, और 6 लोगों पर पॉक्सो जैसे केसेस भी दर्ज हैं, नाबालिग बच्चों के साथ, पीड़ितों के साथ, बच्चियों के साथ। यानी इन 2873 ऐसे हुड़दंगी जिनकी पहचान की जा चुकी है, इन सभी में से 1000 के लगभग 989 लोगों के खिलाफ इस तरह की गंभीर धाराएं हैं जो आपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ तौर पर जस्टिस सीजीआई ने कहा कि उनके समक्ष जो आरोप प्रस्तुत किए गए हैं वो इतने गंभीर हैं, इतने सीरियस इन नेचर हैं कि इसकी बहुत गहरी जांच करने की आवश्यकता है। उसी के साथ उन्होंने कहा कि साहब जो नाबालिग हैं यानी 18 साल से नीचे के हैं, जिनके खिलाफ कोई केसेस नहीं है, कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, उनको आप रिहा कर दीजिए। ये बात बिल्कुल जेन्युइन है। जिनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, जो नाबालिग हैं, लेकिन ये आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग, इनका जो एफआईआर दर्ज हो गई हैं, चाहे वो सौरभ दास की मंडली में, उनके कोर टीम पर, या जो इन 989 लोगों पर ऑलरेडी मुकदमे दर्ज हैं, और एक फ्रेश मुकदमा जंतर मंतर सीजेपी के धरने का एक और मुकदमा आएगा। क्या संभव है कानूनी रूप से? क्या संभव है, जरा इसको देखने का प्रयास करते हैं।
आखिर दर्ज एफआईआर वापस कैसे हो सकती है, इसको भी देखते हैं। क्या ऐसा कोई रास्ता है कि जिससे अगर एफआईआर दर्ज हो चुकी हो या अब होगी, उसको वापस लिया जा सकता है? जबकि सीजीआई ने कहा है बिल्कुल नहीं, वापस नहीं लिया जाएगा, सिर्फ वापस उनका लीजिए जो 18 साल से कम है और जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री या क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो क्या है तरीके, जरा तरीके जानते हैं। और ये सौरभ दास जो कह रहा है या सीजेपी का गिरोह जो कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, क्या ऐसा कर पाना संभव है? तो अगर हम देखते हैं साहब कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे एफआईआर वापस ली जा सकती है किसी भी मामले में। कुल मिला के 3 तरीके हैं जिनसे एफआईआर वापस ली जा सकती है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका होता है कि हाई कोर्ट से मामले को क्वैश करा दिया जाए। लेकिन ये किस केस में होता है? जांच के बाद अगर ऐसा लगे कि ये मामला झूठा है और कानूनी प्रक्रिया का अगर प्रशासन ने कोई दुरुपयोग किया है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो हमारी नया बना है बीएनएस, उसकी धारा 528 528 जो कि सीआरपीसी में पहले 482 हुआ करती थी, उसके जो सब सेक्शन अनुच्छेद है 226, इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट, संबंधित राज्य, जैसे दिल्ली का मामला है तो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, यूपी का मामला है तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट, वो अगर हाईकोर्ट के सामने ये याचिका दायर करे कि साहब ये हमसे भूल हुई है या एफआईआर कराने वाले से भूल हुई है, यहां पर शिकायतकर्ता कौन है? पुलिस है। तो पुलिस कहेगी कि नहीं साहब हमसे भूल हुई है और ये हम अपना एप्लीकेशन आपको देते हैं या रिट देते हैं कि आप ये एफआईआर रद्द कर दीजिए। तो पहला केस। दूसरा केस, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, यानी आपसी समझौता हो जाए, म्यूचुअल समझौता हो जाए। शिकायतकर्ता और जिस पर आरोप है, जिस पर एफआईआर है, वो दोनों मिलके एक एप्लीकेशन अदालत को दें कि साहब हमारे आपस में समझौते हो गए हैं और इसलिए ये एफआईआर आप रद्द कर दीजिए। लेकिन ये गंभीर मामलों में नहीं होता, ये हत्या के प्रयास के मामलों में नहीं होगा, ये मर्डर के मामले में नहीं होगा। ये गंभीर अगर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अगर कोई मामला दर्ज है तो उस पर लागू नहीं होगा। ये कई बार संपत्तियों पर होता है, मारपीट पर होता है, जैसे पुरानी सीआरपीसी की 151 थी, मारपीट हो गया, पुलिस ने में जाके आपने कंप्लेंट करा दिया, तो इसको उसी तरीके से अदालत में जाके और चुपचाप इसको वापस ले लिया जा सकता है। महिलाओं से जुड़े गंभीर तरह के मुकदमे भी इसमें वापस नहीं हो सकते। तीसरा जो अंतिम होता है कि पुलिस अपनी फाइनल क्लोजर रिपोर्ट लगाते और क्लोजर रिपोर्ट में जांच के दौरान अगर आईओ को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कोई अगर सबूत नहीं मिलता है तो वो भी फाइनल रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं साहब हमने जांच किया और जांच के बाद इस अमुक अपराधी पर, सॉरी आरोपी पर ऐसे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए, इसलिए इनको ये एफआईआर से मुक्त कर दिया जाए। क्या ये 989 लोग जिनके ऊपर अब एक और फ्रेश धारा लगेगी, मुकदमा दर्ज होगा और पहले से ही हत्या से लेके और न जाने कौन कौन से अपराध, डकैती, लूट, ये सारा मैंने आपको बताया, पॉक्सो तक के मामले दर्ज हैं, क्या ये मुकदमे वापस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। किसी भी कीमत पर मुकदमे वापस नहीं होंगे। अब रिलीफ क्या होगी? बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अलग अलग सरकारों ने ये मुकदमे वापस लेना शुरू कर दिया है, तो कल जो कुछ भी राज्य सरकारों के हवाले से आया, चाहे वो यूपी से आया हो, चाहे बिहार से आया हो, तो अब उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जो कल डिसीजन आ चुका है उसको ध्यान में रखते हुए होगा। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब जिद करने से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका का एक आदेश हो गया है। आप जानते हैं कि जब भी कोई फैसला चाहे कोर्ट लेती है या कोई अपने पक्ष में तर्क प्रस्तुत करता है तो वो नजीर दी जाती है कि साहब फलाने फलाने वर्सेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना ऑर्डर है, अदालतें उसका संज्ञान लेती हैं, उसके आधार पर करती हैं। तो राज्य सरकारें जहां भी हैं, हालांकि बंगाल की सरकार ने मना कर दिया है कि हम वापस नहीं लेंगे, ये स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन जो ये घोषणा राज्य सरकारें अलग अलग की हैं, तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ चुका है इस पूरे मामले में, तो मुकदमे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के आधार पर ही वापस होंगे एफआईआर, यानी 18 साल से कम जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है।
लेकिन जिनके खिलाफ कोई पहले का क्रिमिनल हिस्ट्री है या जो बालिग हैं 18 साल से ऊपर हैं और भले उनके खिलाफ कोई मुकदमा ना हो पहले का, लेकिन सीजेपी के प्रोटेस्ट में उन्होंने हंगामा किया है, पुलिस पर हमला किया है, गंभीर अपराध किए हैं, सीसीटीवी चुराए हैं, गाड़ियों को फूंका है, संपत्तियों का नुकसान किया है, वो अब एक भी एफआईआर वापस नहीं होगी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद राज्य सरकारों के पास एक बहुत अच्छा विधिक अधिकार आ गया है, एक आधार आ गया है कि साहब ये हम वापस नहीं ले सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक ऑर्डर कर चुकी है। तो ये कुल अपडेट है। लेकिन आप देखिए अब इस पूरे एपिसोड को ये जो काकरोच मंडली है ये लेके किस तरफ जा रही है। योगेंद्र यादव क्या कहता है? योगेंद्र यादव ने दो बातें कही थी कि लोकतंत्र अब संसद में नहीं तय होगा, यह देश के मसले अब संसद में नहीं तय होंगे, सड़क पे तय होंगे। दूसरा उसने क्या कहा था कि अब इस देश में कौन राज करेगा ये चुनाव से तय नहीं होगा, ये अराजकता से तय होगा। अब ये जो स्टैंड आ रहा है इस पूरी काकरोच मंडली का कि साहब हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते, तो थोड़ी सी मेरी भाषा कड़ी होगी, लेकिन ऐसे तत्वों को यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे पिताश्री को भी, जी हां, तुम्हारे पिताश्री को भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानना पड़ेगा। अब एक जरा और स्थिति की बात करते हैं कि क्या सरकार अगर चाह ले तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पलट सकती है? जी हां, इस देश में ऐसे उदाहरण हैं। शाहबानो का केस जिसमें सरकार ने पलटा और इस सरकार ने भी एससी एसटी एक्ट उसको पलटा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। यानी एक संभावना यह है कि सरकार पलट सकती है। लेकिन क्या आपको ऐसा ईमानदारी से लगता है कि यह सरकार ऐसा करेगी? और इस केस में कोर्ट्स का क्या रुख है? कल एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी आ चुका, लेकिन जिस समय 21 तारीख को यह सारा हंगामा अभी चल ही रहा था, एक एनजीओ ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया, एक रिट किया और दिल्ली हाईकोर्ट ने उस एनजीओ के रिट को एक्सेप्ट किया और उसमें दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाया। क्या था उस रिट में? उस रिट में जो प्रार्थना थी उस एनजीओ की वो थी कि साहब इन अराजक तत्वों ने जिन सार्वजनिक संपत्तियों से लेके प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया है उनकी रुपए की भरपाई की जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए न सिर्फ वो याचिका एक्सेप्ट की बल्कि दिल्ली पुलिस को पार्टी बना दिया। ये आपको मैंने परसों के वीडियो में बनाया था। अब एक जरा प्रैक्टिकल अप्रोच सुनिए। जिन किसी को ये लगता हो कि साहब कब होगी गिरफ्तारी, कब होगा एफआईआर, तो एक ये प्रशासनिक टैक्टिस होती है। आपको अगले 6 महीने तक कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे सकती है। जी हाँ, हो सकता है 7, 8, 9 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दे, लेकिन एक बार जब पुलिस के रिकॉर्ड में चीजें आ जाती हैं तो ये एक पुलिसिंग का टैक्टिस होता है जिसमें प्रशासन की सहमति होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें कंसेंट होता है कि थोड़ा सा टाइम गुजर जाने दो, मामले को ठंडा होने दो और तब वो कार्रवाई करो। आपने बहुत केसेस में ऐसे देखा होगा कि छात्र आंदोलनों में, मुझे भी याद है, हालांकि मेरे ऊपर नहीं हुआ था, लेकिन कई ऐसे हमारे मित्र थे जिनको लगा था कि अरे मामला तो ठीक हो गया यार, 1 महीने में नहीं आया, 2 महीने में नहीं आया, अब कौन पूछता है। लेकिन 6-6 महीने बाद, 1-1 साल बाद वारंट आए हैं और परवाने आए हैं और कार्रवाइयां हुई हैं, लोगों ने अदालतों में नाक रगड़ा है। तो ये निश्चिंत रहिए कि आज नहीं तो कल, अब ये अलग अलग राज्य सरकारों पर डिपेंड करेगा, वहां की स्थितियों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यही आप अंतर देख रहे हैं कि बंगाल ने कहा कि हम नहीं वापस करेंगे, उत्तर प्रदेश आप जानते ही हैं, बिहार और बाकी राज्यों ने जो घोषणा की है वापस करने की, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 18 साल से नीचे वाले जो पाक साफ हैं बच्चे, उनको छोड़ दो और बाकी लोगों को हम कुछ भी नहीं कहेंगे, उनके खिलाफ आप एफआईआर करिए, जांच करिए, सबूत इकट्ठा करिए, मेरे सामने लाइए। और सीजीआई ने क्या कहा? सीजीआई ने कहा कि जो कुछ भी हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, यानी प्राइमा फेसी जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया है, याद करिए पुलिस कोई क्लोजर रिपोर्ट लेके नहीं गई थी, अभी पुलिस ने केवल प्राइमा फेसी एविडेंसेस पेश किए और उस प्राइमा फेसी एविडेंस पर सुप्रीम कोर्ट का साफ वर्डिक्ट है कि साहब 18 साल से नीचे वाले जाएंगे, बाकियों पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से रोक नहीं लगाई और पुलिस रुकने वाली नहीं है।
तो ये साफ तौर पर, हाँ एक चीज और, कुछ पुलिस वालों पर भी आपको कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। जैसे बिहार पुलिस के उन सज्जन जिन्होंने AK-47 से, वो गलत था, बिल्कुल गलत था। आपको गोली चलाने का आदेश मजिस्ट्रेट देता है, आपका सीनियर अफसर देता है। अगर उसके आदेश के बिना वो अंगरक्षक किसी अधिकारी के थे, उन्होंने किया तो उनको सस्पेंशन हुआ, उनका सस्पेंड हुए। तो इसी तरह कुछ पुलिस वाले जो आइडेंटिफाइड होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन वो प्रशासनिक कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाई होगी। इसलिए हम सभी को ये निश्चिंत होना चाहिए कि चीजें सकारात्मक तरफ बढ़ रही हैं। लेकिन अब जो चिंता है कि क्या ये काकरोच सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस तरीके से इन्होंने संसद घेरने का प्रयास किया, भारत में ये नई नजीर पैदा करेंगे? ये वो अराजकता है, ये वो एनार्किस्ट हैं जिनकी जगह छात्रों के नाम पर भारत में कभी नहीं बननी चाहिए। सरकारें, पुलिस अपना काम करती रहेंगी, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के लिए अभद्रता, अश्लीलता और तमाम गालियां दी गई, उसके प्रति अब समाज खड़ा है। आप वो तमाम वीडियोस देख रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कैसे चल रही है, पुलिस का कैसे धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसकी भी कार्रवाई अब माफी मांगते, रोते, बिलबिलाते हुए वीडियोस देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा, बी प्रैक्टिकल, समय लगेगा, ये टैक्टिस होती है, लेकिन कोई भी हुड़दंगी बख्शा नहीं जाएगा। दर्शकों, अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो तनिक भी सार्थक बात करता है, आपके सामने कुछ नई चीज रखता है जो कि दूसरों को भी जानने की आवश्यकता है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, इतना स्नेह दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए, लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो को, क्योंकि फिर यूट्यूब का एल्गोरिदम आपकी बात, हमारी बात को आगे बढ़ाता है। तो आज की चर्चा यहीं तक। मुझे यानी अमनीश को दीजिए आज्ञा। नमस्कार। और जानने से पहले 3 बजे या हो सकता है 6 बजे, क्योंकि हमारे 2 अपलोड और एक लाइव रात का 9 बजे का होता है, कभी कभी लाइव मिस भी हो जाता है, लेकिन 3 या 6 बजे आपको बंगाल से काकरोच के जरिए और भी बहुत ऐसे डेवलपमेंट्स पर एक वीडियो मिलेगा जो आपको संतोष देगा कि राष्ट्रवादी सरकार बंगाल में आने के बाद किस तरीके से बंगाल एक दूसरी दिशा यानी सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ रहा है। तो अब दीजिए आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।